Hi friends, welcome back. India shocks UN. MEA cuts 54% funding, wants to end peacekeeping missions until UNSC permanent seat. ओए होए, वॉर्न कर दिया. अच्छा, मुझे याद तो आ रहा है जयशंकर ने बोला तो था कि अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, अब हमें काफी जल्दी मिल जाएगा. बहुत कम कर देना चाहिए, बोलना चाहिए तुम नहीं करते हो तो कंट्रीब्यूशन हमारा कम हो रहा है. 54% फंडिंग इतने साल से इंडिया कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी अगर यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं मिलती है तो उन्हें बोलना चाहिए कि वी आर कटिंग डाउन जो तुम्हें देते थे हम. हाँ, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा ना कि अभी आधा कर दिया, उसके बाद नीचे 0 कर देंगे. अगर इसके बाद ये वार्न तो कर ही दिया हमने, इससे बड़ी और क्या वार्निंग होगी. मैंने कहा था ना कि पीस कीपिंग फोर्सेस वापस करो, सब कुछ कम करो, बस स्टेप बाय स्टेप. तुम कुछ नहीं करे तो बस जाओ. फिर इनको बार बार बोला, प्यार से समझाया, प्यार से नहीं समझे. अब फिर जगह जगह स्पीचेस देके समझाया, वो भी नहीं समझे. अब कटिंग करके उनको बता रहे हैं कि अब ये लास्ट स्टेज हो गया. अब क्या कहते हैं ना, हमारा सब्र का बांध जो है वो टूट गया. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. चलो वीडियो शुरू करते हैं. भारत के द्वारा यूएन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया है. अभी तक तो हम लोग यूएन में रिफॉर्म्स लाने के लिए कई सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन दिस टाइम अराउंड इंडिया के द्वारा यूएन को जो दिए जाने वाले फंड्स थे उसमें 54% का सडन हमें कट देखने को मिला है. आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे MEA जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, जो कि अंतरराष्ट्रीय बॉडीज को कंट्रीब्यूशंस करती है, उसके द्वारा ओवरऑल इस साल 35% का हमें कट देखने को मिला है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो कट देखने को मिला है दैट इज टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशंस, जो कि ऑलमोस्ट 54% का कट है. एग्जैक्ट आंकड़े क्या है आपके साथ आगे जाकर मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये कट के बाद बेसिकली ये कहा जा रहा है कि इंडिया को बल्कि फंडिंग कट करने के साथ साथ जो यूएन के द्वारा चलाए जाने वाले पीस कीपिंग मिशंस हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए. वहां पर भी जो हमारी सपोर्ट है वो भी बंद कर देनी चाहिए जब तक कि यूएनएससी में सुधार नहीं आते, जब तक कि भारत हम लोग भी बोल रहे हैं तो हम लोग भी एक्सपर्ट ही हो गए. इसका मेंबरशिप नहीं मिलती है. बात करेंगे इन कट्स के बारे में, इन आंकड़ों के बारे में, 100% मात्रा में इनको किया गया है. डिस्कस करेंगे कि क्यों किया गया है, एंड साथ में इसको भी एनालाइज किया जाएगा कि क्या भारत के द्वारा जो ये कट्स किए गए हैं, क्या ये रणनीति सही है या फिर सही है. आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ. मेरा नाम है अनिरुद्ध. यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर 2025 और 26 के लिए डेडिकेटेड बैचेस को शुरू किया गया है. मुखर्जी नगर हब हो गया है वहाँ पे दिल्ली में. वो करोलबाग में है और हिंदी मीडियम के जो बैचेस हैं वो दोस्तों मुखर्जी नगर में शुरू करवाए गए हैं. इसके अलावा प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर भी आपके लिए सिविल लाइंस में बैचेस को शुरू किया गया है 2025 2026. एंड इवन जो यहाँ पर यूपी पीसीएस का बैच है ये भी वैसे वो कोटा नहीं बोल रहे, वैसे लग रहा है ये मुखर्जी नगर एनरोल करना चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं, सेंटर को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पे दिया गया जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए, मेरा कोड भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा. ऑल राइट, सो कमिंग टू द नंबर्स, बेसिकली MEA के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय जो बॉडीज होती हैं उनको जो भी 35% बोल रहे हैं, 54 बोल रहे थे, 35% का हमें कट देखने को मिला है. इसमें किन किन बॉडीज की हम बात कर रहे हैं? नंबर 1 तो बिम्स्टेक है, दैट इज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. नंबर 2 जो साख के सचिवालय को दिया जाने वाला हमारा फंड था वो भी कम किया गया है. साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को भी पैसा कम किया गया है. नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी पैसा कम किया गया है. एंड यहाँ पर हमारे पास वाली नालंदा तो नहीं है ये गया है. जस्ट टू क्लियर द कंफ्यूजन की नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसको की फंड्स अभी तक MEA के द्वारा ही दिए जाते थे. मैं उसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं जो कि बिहार के राजगीर जिले में हमें देखने को मिल जाती है. हालांकि सबसे बड़े जो कट्स देखने को मिले हैं वो यूएन और नालंदा के लिए ही देखने को मिले हैं. यूएन के लिए जो पहले हम लोग एलोकेशन कर रहे थे, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे
रहे थे वो 382 करोड़ का था, लेकिन अब वो घटाते हुए केवल 0 करो इतना 175 पैसा करोड़ दे कर रहे हैं, दिया गया है। हमें वहीं दे देनी। पर नालंदा के लिए जो हम लोग एलोकेशन कर रहे थे वो 300 करोड़ का था, जिसको कि अब घटाते हुए केवल 200 करोड़ पे लाया गया इसको है। क्यों तो कम किया है? परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो कट्स हैं वो यूएन और नालंदा के लिए ही यहाँ पर किए गए हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली एक और बॉडी है जिसको कि MEA के द्वारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा था पहले 0.02 करोड़ का। ये बॉडी का नाम है CSCAP, जो कि एक तरीके से थिंक टैंक टाइप तरह काम करता है और इंडिया ने इसको सन 2000 में ज्वाइन किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर बॉडी को अब इंडिया ने बिल्कुल जीरो एलोकेशन कर दी है, मतलब कि कोई भी कंट्रीब्यूशन हम लोग इस संस्था को अब नहीं देने वाले हैं। ये संस्था का नाम है मलेशिया और कनाडा उसमें कॉर्पोरेशन इन दी एशिया पैसिफिक है। जो यूएन की यहाँ पे फंडिंग को कट किया गया है, इस मूव की बहुत सराहना करी है। सराहना किसने करी है? इनका नाम है श्रीधर वेम्बू। जो लोग IT बैकग्राउंड के होंगे उन्होंने डेफिनेटली इनका नाम सुना होगा। ये एक कंपनी है भारत में जिसका नाम है जोहो कॉर्पोरेशन, जो कि ग्लोबल सॉफ्टवेयर जायंट मानी जाती है और ये उस कंपनी के फाउंडर हैं और CEO भी हैं। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया कि इंडिया का जो कदम था टू रिड्यूस द फंडिंग टू द यूएन, ये एक बहुत ही वेलकम मूव है। हमने तो शुरू में ही बोल दिया था जब वो दे ही नहीं रहे थे, जब रिएक्शंस में वो अब यूएन मैंडेटेड पीस कीपिंग मिशंस में भी हिस्सा लेना बंद कर दे। इन्होंने कहा कि हमें एज इंडियंस को ना तो इनके साथ समय ना इनके साथ पैसा बर्बाद करना चाहिए जब वो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उनके पीछे क्यों लगे हुए हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर जायंट की कंपनी के CEO की आवाज मायने क्यों रखती है। इनकी आवाज मायने इसलिए रखती है बिकॉज इनको सबसे पहले तो 2021 में पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में भी अपॉइंट किया गया था सन 2021 में। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है दोस्तों, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ही अंतर्गत काम करता है, जो कि अल्टीमेटली हमारे NSA मिस्टर अजीत डोवाल को ही रिपोर्ट करता है। NSC जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वो काउंसिल है जो कि आज से कई साल पहले हमारे पहले जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा स्थापित किया गया था 1998 में। और जब ब्रजेश मिश्रा जी को पहले NSA बनाया गया था, आज उसी NSA जो अजीत डोवाल है उनको रिपोर्ट करता है ये NSAB, जिसके सदस्य श्रीधर वेम्बू को बनाया गया है। इसीलिए इनके द्वारा जो दिया गया इनपुट है ये काफी मायने रखता है। नाउ सवाल ये आता है कि इंडिया के द्वारा इतना बड़ा कदम क्यों लिया गया है। सडनली हमने यूएन को अपनी जो बजटरी सपोर्ट है वो कम क्यों कर दी है। देखिए, इंडिया काफी लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से UNSC में सुधारों को लाया जाए। इनफैक्ट कल परसों की ही बात है, हमने वीडियो भी बनाई थी चैनल पे कि तब भी इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है श्रीमती रुचिरा कंबोज, इन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाकर कहा कि कब तक जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये बाकी 188 मेंबर स्टेट्स की कलेक्टिव वॉइस को दबाने का कोशिश करेंगे। इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा है कि UNSC 75 सालों से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन जो करंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और इसके पहले भी इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर इनमें चेंजेस नहीं लाए गए तो यूएन खत्म हो जाएगा। और आज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो बेसिकली यही है कि हम लोग यूएन को सपोर्ट देना बंद कर रहे हैं, जिससे कि अल्टीमेटली यूएन की जो रेलेवेंस है वो डेफिनेटली कम तो हो ही रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स के द्वारा इस मूव को क्वेश्चन किया गया है। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक कैरेट अप्रोच होती है और एक स्टिक अप्रोच होती है। आप लोग यहाँ पर स्टिक अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो उस केस में इंडिया का जो केस है वो कमजोर हो सकता है। बेसिकली इंडिया 3 और कंट्रीज के साथ मिलकर के यूएन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। इंडिया अलॉन्ग जर्मनी और जापान की वाली कोशिश कर रहा है और इस समूह को G4 का समूह भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आज हम लोग यहाँ पे बजट कट करते हैं तो एक तरीके से एक डिबेट शुरू हो चुकी है कि अगर हम लोग बजट कट करते हैं तो एक तरीके से हम लोग खुद ही यूएन की इंपॉर्टेंस को कम कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग वहां परमानेंट सीट मांग रहे हैं, एक तरफ हम लोग वहां बजट कट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा इस तरह के कदम नहीं लिए गए हैं। भाई
बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसे बोलो शांति से, बहुत इतने हमने साल से इंडिया ने किया था, नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा और नहीं होगा, ना होगा। अगर होना होता तो अभी तक हो जाता। अब वो स्टिक पॉलिसी से, डंडे के जोर से ही काम होगा। इतने साल से इंडिया कर रहा था पीस कीपिंग फोर्सेस में, इतना कंट्रीब्यूशन, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमसे हेल्प लेनी तो हेल्प ले ले, मगर यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं दी, तो इंडिया का बोलना चाहिए बाय बाय, अब तुम चला लो अपना काम हमारे बिना, क्योंकि हमें तो तुमने परमानेंट नहीं किया मेंबर, तो हम टेम्पररी की तरह काम करेंगे, बीच बीच में कर देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, बैठे रहो। फिर देखो तुम कैसे डूबते हो। सारे अफ्रीकन नेशन हमारे साथ हैं, इतनी सारी जनता हमारे साथ अपना बना लेंगे, अपना नया बना लेते हैं। बस नेक्स्ट स्टेप यही होगा। अभी 54% कह रहे थे, अब धीरे धीरे उसको कर दो 0। वो लास्ट जैसी 0 हुआ, फिर बाहर निकलो और अपना कोई नया बना दो, और उसमें जो है सारे जितने भी अलायंसेज है उनको बोलो आप भी यहाँ पे आइए, मेंबर आइए, हम और बनेंगे हम चौधरी फिर। बिल्कुल, क्योंकि ये तो इन लोगों ने बनाया हुआ था, वहाँ अब सिवाय चाइना के वहाँ पे 2-4 लोगों को, जो जापान चाहता है, जर्मनी चाहता है, उन सबको ले लो, और साथ में सिवाय चाइना के और सबको ले लो। हाँ, चाइना बैठा रहे एक कोने के अंदर, वो कहो ये तो खत्म हो गया, अभी नया बना हुआ है। चाइना को कहो वहाँ अकेले बैठ जाए करे ऑफिस के अंदर, बना सकते हैं उसको, आगे कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। ये बहुत हो गया, क्योंकि इतने सालों से नहीं दिया तो अब क्या देंगे? इसी ऐसे ही देंगे, अगर देना हुआ तो ऐसे ही देंगे, और अगर नहीं देना होगा तो नहीं, वैसे ही नहीं देंगे। तब ज्यादा पॉसिबल होगा जब इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो वो तब तक प्रेशर कर रहे हैं ना, करते जाओ, तब तक प्रेशर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी तब लेजिटिमेसी आ जाएगी कि यस, कि हमने बड़ा शुरू किया। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया किया। मैं तो बहुत खुश हूँ देखकर। हम तो, अगर आप पुराने हमारे देखो, कोई फर्स्ट वीडियो अगर हमने यूएन से रिलेटेड किया होगा, उसी में बोला हुआ था कि धीरे धीरे इनको सब खत्म करो, क्योंकि ये वैसे नहीं सुधरेंगे। हेल्प जो करते हैं कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पर भी जो एक्स प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि यूएन को हम, अमेरिका भी कम देने वाला पैसा, क्योंकि जो यूएन डिसाइड करता है वो अमेरिका के अगेंस्ट ही करता है कई बार। अच्छा, तो वो कह रहा था कि इतना हम पैसा तुम्हें देते हैं, इतनी बिल्डिंगें दे दी, न्यूयॉर्क में कैसे वो कर दिया, जो तुम डिसीजंस दे रहे हो वो यूएसए के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम पैसा तुम्हारे को खत्म कर रहे हैं ना, तुम्हें को पाल रहे हैं अपने को मरवाने के लिए। तो यूएसए भी कम कर रहा था। वो पहला वाला प्रेसिडेंट था, अब लगता है दोबारा शुरू हो गया, बट पहले वाले प्रेसिडेंट ने, ट्रम्प ने यूएन को कर रहे हैं भैया, हम कम कर रहे हैं। हाँ, मेरे को याद है, मुझे अब ध्यान में आ रहा है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।